हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 15 की। और यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमें क्या करना, थोड़ा सा एक्सपेंड करना, वहीं से आगे पढ़ना है। क्या करना था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ था कि आपको मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, एजी का बता रहे थे हम, एजी का बता रहे थे, वहीं पे छोड़ के गए थे। आपका एजी के साथ रिएक्शन कराना था आपको। मैंने बताया था नॉर्मली क्या होता है, एजी रिएक्शन नहीं करती है। एजी क्या होती है, सिल्वर जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करती नॉर्मली। लेकिन क्या बताया था मैंने कि क्या करते हैं, एजी को क्या करोगे, जब इसके साथ 50% HNO3 क्या करोगे, 50% कितना, 50% लगाओगे सांद्र, 50% सांद्र लगाओगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनाएगा, एजी नाइट्रेट बनाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा। बातें समझ में, सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा और क्या बनाएगा, NO बनाएगा। क्या बनाएगा, NO और जल बनाएगा। ये बातें बोली गई थी। और क्या होगा, जब एजी क्या होगा, बिल्कुल सांद्र ले ली जाएगा। ये 50% है, अब इसके साथ मैं क्या ले लूँ, सांद्र ले लूँ, 50% से ज़्यादा ले लूँ सांद्रता उसकी। क्या करूँ, 50% से ज़्यादा, तो उसे सांद्र सल्फ्यूर नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा, AgNO3 बनेगा, प्लस में NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जल बन जाएगा। बातें समझ में क्या करना है भाई, ये काम करना है। यानी कि आपका 50% से नीचे रहेगा तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा सांद्र रहेगा, यानी 50 से 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। बातें समझ में, इस तरीके से काम करेंगे भाई, इस तरीके से इसका देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम की। क्या करते हैं भाई, गोल्ड और प्लेटिनम की बात करते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम भी रिएक्शन करते हैं कि नहीं की बात करते हैं भाई। गोल्ड और प्लेटिनम, तो लिख लेना, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रासायनिक गुण पढ़ रहे थे भाई। जो नए हैं उनके लिए मैं पहले बता दूं, हम रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें रासायनिक गुण में क्या करना था, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा हुआ था, मैंने 4 भागों में से बांटा हुआ था। तो हम धातु के ऑक्सीकरण की बात कर रहे थे, धातु का ऑक्सीकरण करा रहे थे, किससे सारे, अपचायक के सारे, सॉरी ऑक्सीकारक के सारे। ऑक्सीकारक क्या है आपका, यहाँ पर ऑक्सीकारक क्या, HNO3 आपका ऑक्सीकारक है, तो उसके सहारे हम क्या कर रहे थे, किसी भी धातुओं का ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, धातुओं के, क्योंकि उपधातु और धातु की तो हो चुकी थी, हमें धातुओं का देखना था जहाँ पे वेरिएबल बार बार सांद्रता बदल लेती, बार बार वो चीज़ें बदल लेती। तो हमें लिखना पड़ेगा प्लेटिनम, क्या लिखोगे, हेडिंग डालना, प्लेटिनम तथा गोल्ड AU के साथ, यानी उसकी HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराना, प्लेटिनम और गोल्ड के साथ कराओगे। लिखोगे समानतः, लिखोगे नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल प्लेटिनम तथा गोल्ड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। बातें समझ में क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु क्या होता है भाई, परंतु अम्लराज के साथ, अम्लराज का मैं फार्मूला लिख देता हूँ भाई। क्या होता है, 3HCl प्लस में क्या होगा, HNO3, क्या होगा, 3HCl और 1 भाग क्या होगा, आयतन का 3 भाग HCl होगा और 1 भाग क्या होगा, HNO3, उसी को अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। बातें समझने क्या करता है भाई, अभिक्रिया करता है किसके साथ, अम्लराज के साथ। कैसे करता है, वही बात देखनी है, वही बात को आपको क्या करनी, गौर करनी है कि किस तरीके से ये अभिक्रिया करता है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। और अम्ल तो बनाता है, लेकिन किस तरीके से अभिक्रिया करता है, उनकी बात करते हैं भाई, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो अम्लराज आपस में रिएक्शन करेंगे। देखो कैसे होता है रिएक्शन, पहले अम्लराज यानी 3 HCl के और 1 भाग क्या होगा, HNO3 के होंगे, ये आपस में खुद में रिएक्शन करेंगे और
क्या बनाएंगे, NOCl नाइट्रोसियल क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाइट्रोसियल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड बनाएंगे। प्लस में क्या बनाएंगे, Cl बनाएंगे, और क्या बनाएंगे भाई आपका, और बनाएंगे आपके साथ H2O जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाइट्रोसियल, ठीक है, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब बातें समझ में आई, ये तो बना, ये तो बना। अब क्या करता है, यही जो Cl है, यही क्लोरीन है, ये क्लोरीन जाके इनसे रिएक्शन करता है, किससे, प्लेटिनम और Au से। तो प्लेटिनम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, प्लेटिनम से रिएक्शन क्लोरीन करेगा तो क्या बनाएगा, ये क्लोरीन गैस नहीं, क्लोरीन परमाणु, ये जाके रिएक्शन करता है, प्लेटिनम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, प्लेटिनम क्लोराइड बनाता है। बातें समझ में, क्या बनाता है भाई, प्लेटिनम क्लोराइड बनाता है। अब इसके साथ ये बनाने के बाद क्या करता है, प्लेटिनम क्लोराइड बनाएगा, सॉरी इसके साथ 4 होता है, प्लेटिनम 4 में दिखाता है Pt4, और Au के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, Au के साथ रिएक्शन करेगा, 4 ले लेना, इसका 3 कर देना, तो क्या होगा भाई, ये AuCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, AlCu3 बनाएगा। बातें समझ में आई, यही प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करते हैं, यही रिएक्शन करते हैं, ये इसी तरीके से क्लोरीन रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो, ठीक है, ये बनाने वाले। फिर से क्या करता है, जो HCl जो बना हुआ है आपका, HCl था क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में था भाई, HCl क्या है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ये HCl अपना क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये HNO3 देखो थोड़े से एक भाग है, इसका क्या है, HCl ज़्यादा भाग है, तो बोलेंगे ये HCl है, फिर से रिएक्शन करता है। HCl क्या करता है भाई, फिर से रिएक्शन करता है। तो लिखोगे, अगली बात लिखोगे तो लिखो, तो क्या करोगे, यही HCl, या फिर इसी में दिखा सकते हो, इसी में दिखा सकते हो, लिख सकते हो, इस बात को लिख लो पहले, इतने को लिख लो आप, ठीक है। बातें समझ में, क्या करना भाई, यही HCl फिर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरो आरिक क्लोराइड, या फिर क्लोरोप्लेटिनिक, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लेटिनिक ऑक्साइड, सॉरी ये अम्ल बनाता है। बातें समझ में, ये देख लो कैसे, जैसे यही है प्लेटिनम है, इसमें HCl डालते, क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, ये क्या करता है, क्लोरो बनाता है। क्या करता है, HPTCl4, इसे बोलते हैं क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल, ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बोलेंगे। और इसके साथ ये HCl रिएक्शन करता है, क्या करता है, HCl इसके साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है क्या, HAuCl3, ठीक है, इसे बोलते हैं Au है, ये Au है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरो आरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, क्लोरो आरिक अम्ल। बातें समझ में, क्या होता है, ये HCl के साथ फिर से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है भाई, ये चीज़ें बना लेता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये HCl देखो, हाँ सॉरी, ये 4 हो जाएगा ना भाई, HCl 4 हो जाएंगे, Cl 4 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये क्लोरीन पहले से 3 था, ये आ गया, ये 4 2 6 हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ये हो जाता है 6 क्योंकि इसका 2 लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई, इस तरीके से लिख लो इस बात को क्या करो, नोट कर लो। क्या होता है, H2PTCl6, क्या होता है, H2PTCl6 हो जाता है, इसे क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भाई, क्लोरो आरिक अम्ल कहते हैं। बातें समझ में, ये इनके साथ घुलता है, किसके साथ, जो ये प्लेटिनम होता है और आपका गोल्ड होता है ना, वो अम्लराज के साथ घोल दोगे। अम्लराज वही होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग, आयतन का 3 भाग, और नाइट्रिक अम्ल का आयतन का 1 भाग लिया जाए तो उसे बोलते हैं अम्लराज। जब मिला दिया जाए तो अम्लराज। और अम्लराज में एक बात समझ लेना, वो सबसे तगड़ा वाला अम्ल होता है, सबसे तगड़ा। किसी को जो नहीं घुलता किसी में, उसको डाल दो, सबको घुला देगा। जब वो प्लेटिनम और गोल्ड को घुला दे रहा है तो फिर कोई और बचा ही नहीं जो उसको घुलाएगा नहीं। कोई भी धातु लेके आओ, सबको घोल देगा। वो क्या करेगा, सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा। कोई भी धातु लेके आओ, दुनिया में जितनी भी धातु हैं सबको लेके आओ, आपका अम्लराज उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, आराम से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, यही रिएक्शन करेगा, इसी तरीके से रिएक्शन करेगा। बातें समझ में क्या कर रहा है, जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही अम्लराज में घोल दो, रिएक्शन शुरू हो जाए। क्यों, क्योंकि पहले अम्लराज रिएक्शन करता है, अपने आप सिर्फ अम्लराज के बारे में पढ़ा होगा, रिएक्शन शायद नहीं पढ़ी होगी। तो अम्लराज रिएक्शन करता है
तो एक बात समझ लेना, ऐसे ही बनाता है। क्या करता है? ऐसे ही बनाता है। ये बनाता है और ये बनाता है, ये जाके सीधे धातु के साथ रिएक्शन कर जाता है। कोई भी धातु है, क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? क्लोराइड की एक लवण बनाता है। क्लोराइड लवण बनाता है। क्लोराइड लवण जो HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्या है, HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर से आके रिएक्शन करता है इसके साथ और उसके साथ एक अम्ल बना लेता है। ठीक है, ये फिर से रिएक्शन करता है और फिर से एक अम्ल बना लेता है। बातें समझ में? इस तरीके से काम करते हैं ये सब। क्या करते हैं? इस तरीके से काम करते हैं। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, चलिए भाई आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, एक और बचा हुआ है आपका, एक और बचा हुआ है इसी के अंदर आपका अम्लों के साथ एक और अब क्या बचा हुआ है, फिर हम बात करेंगे उसके अब चाहे यौगिकों के साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डी पार्ट पढ़ेंगे इसका यौगिकों के साथ। बातें समझ में आई? ठीक है, तो भाई लिख लो मैग्नीशियम तथा मैग्नीज से अभिक्रिया। मैग्नीशियम तथा मैग्नीज से अभिक्रिया लिख लेना भाई। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान रखना, एक नई कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर। हर बात कह रहा हूँ ना मैं, हर जगह पे एक नया नया कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हर जगह एक नया नया कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए भाई, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट बने रहना, साथ में बने रहना और कमेंट करते रहना भाई जो कोई भी इशू हो आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इन्हीं के साथ देखना भाई, इन्हीं के साथ हमें देखना है। तो एक बात बताना, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, क्या कहा होगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, तो आप जानते हो। एक बात मैं पहले ही बता दूं, जितनी भी बातें हैं मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूं। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमें 3 भागों में, विद्युत रासायनिक श्रेणी को 3 भागों में आपने बांटा हुआ था। क्या किया था? उसकी क्रियाशीलता के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने जब विद्युत रसायन पढ़ा होगा तो उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ने को मिलेगी होगी। ठीक है, तो उसमें हमने उसको 3 भागों में बांटा होगा, धातुओं को 3 भागों में बांटा होगा। पहला तो आपने बांटा होगा क्या? उच्च क्रियाशील धातु। क्या बांटा होगा? उच्च क्रियाशील धातु बांटा हुआ था। और दूसरे आपने बांटा हुआ था मध्य क्रियाशील धातु। क्या बांटा हुआ था? मध्य क्रियाशील। ठीक है, और तीसरी आपने बांटा हुआ था क्या? निम्न क्रियाशील धातु। अब कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा आपने, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, जब आपने धातुओं का निष्कर्षण करना शुरू किया होगा, तो कक्षा 10 में धातुओं का निष्कर्षण शुरू किया होगा, तो वहाँ पर 3 भागों में बांटा हुआ था। फिर निस्तापन और भर्जन और विद्युत अपघटन कराने की सबके लिए अलग अलग विधि होती। निम्न क्रियाशील होंगे तो किसके ऑक्साइड होंगे, सॉरी किसके अयस्क होंगे, और उच्च क्रियाशील होंगे तो किसके अयस्क हो सकते हैं। उस समय निस्तापन कराना पड़ेगा, भर्जन कराना पड़ेगा, या फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? विद्युत अपघटन लगाना पड़ेगा। वो क्या लगाना पड़ेगा? वहाँ पे इसकी क्रियाशीलता के आधार पे बताते थे। क्या करते थे? क्रियाशीलता के आधार पे और इनके अयस्कों के आधार पे बताते थे कहाँ पे कौन सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्रिया। ठीक है, तो भाई एक उच्च क्रियाशील धातुओं में क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या होती थी? उच्च क्रियाशील होती थी। पढ़ा था ना आपने, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा लिथियम था, फिर उसके बाद पोटेशियम रहा होगा, फिर उसके बाद आपके पास सोडियम रहा होगा, फिर उसके बाद Ca या Ba, आपने Ba लिखा होगा तो Ba होगा, फिर Ca होगा, ऐसे होगा, फिर उसके बाद Mg रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा। इस तरीके से इन सभी को उच्च क्रियाशील धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च क्रियाशील धातु कहते हैं। अब आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, आप शायद कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे कि किसी भी धातु के ऊपर अम्ल गिराने पर वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आपने यही पढ़ा होगा, कक्षा 10 में आपने यही पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं भाई? पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा हुआ था कि किसी भी धातु के ऊपर यदि आप अम्ल गिराओगे वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो एक बात ध्यान से रखना, एक बात ध्यान में रखना, क्या होता है? लवण जो बनाता है ना, वो जब उच्च क्रियाशील धातु होंगी तभी वो ऐसा काम करेंगी। क्या करेंगी? तभी वो ऐसा काम करेगी। यानी उच्च क्रियाशील धातु होगी तो वो लवण क्या बनाएंगे? लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। परंतु मध्य क्रियाशील धातु होगा
तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे जैसे क्या बना सकता है? NO बना सकता है, N2O बना सकता है और NO2 बना सकता है। ये 3 ऑक्साइड होते हैं, ये बना सकता है, ये बनाएगा। बातें समझ में? क्या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना सकता है ये। और निम्न क्रियाशील धातु होगा तो शायद वह रिएक्शन करेगा, यदि करेगा भी तो इससे क्या होगा? निम्न क्रियाशील होगा तो शायद रिएक्शन करे। क्या करे? शायद ही रिएक्शन करे। यदि करेगा भी तो यही बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड ही बनाएगा नाइट्रोजन के। यदि या फिर नहीं करेगा, या फिर वो नहीं करेगा, यही बात बोली गई थी। क्या करता? वो या फिर नहीं करेगा या फिर करेगा भी तो यही बनाएगा। लेकिन उच्च क्रियाशील धातु होंगे तो ये नहीं बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और लवण बनाएंगे। बातें समझ में आई? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज होते जो वो आपके उच्च क्रियाशील धातु होते हैं। क्या होते हैं? उच्च क्रियाशील। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होने वाली है। बातें समझ में? वही काम करनी है, वही बातें लिख लेनी भाई। बातें समझ गए? इस बात को हमेशा नोट करके लिख लेना भाई, इस बात को नोट करके लिख लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा कर लोगे तुम, पक्की बात है। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा मत कर लेना, यही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूजन पैदा मत करना। क्यों? क्योंकि निम्न क्रियाशील या मध्य क्रियाशील की ही बात करेगा तभी ये जितने भी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जाके देख लेना। जितने भी रिएक्शन आपने भी पीछे वाले लेक्चर में पढ़ी हुई थी 14 वाले में, जाके देख लेना। सभी के सभी निम्न का सॉरी आपका सभी जितनी भी थी वो मध्य क्रियाशील थी। जैसे आयरन हो गया, वो आपका एल्युमिनियम के साथ तो करता ही नहीं है, आयरन हो गया, आपके पास कॉपर हो गया आपके पास, और जितने भी धातु Ag हो गया, और आपके पास क्या हुआ अभी आपने पढ़ा था, क्या आपने जिंक पढ़ा हुआ था, ठीक है, आयरन पढ़ा हुआ था, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हुई थी आपने, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हुई थी। तो आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हुई थी, क्या 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 था भाई? सभी मध्य क्रियाशील धातु होती, इसलिए ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाती थी। बार बार वो सांद्रता के ऊपर निर्भर करता था कि कौन से ऑक्साइड कब आने वाले हैं। ठीक है, बनाएगा तो ऑक्साइड ही भाई, लेकिन कौन सा ऑक्साइड कब आएंगे वो सांद्रता उसकी निर्भर करती थी। ज़्यादा सांद्रता होगी, क्या कम होगी, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा सांद्र होगा, कम होगा, बीच में होगा, क्या होगा, वो चीज़ें वहाँ पे आपने पढ़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन उच्च क्रियाशील धातु होगा तो वो क्या बनाएगा भाई? H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, चलो भाई, अब इसी बात को आगे समझ लियो, नोट करके इसको लिख लेना, कहीं नोट करके लिख लेना इस बात को, ये नहीं कि हवा में छोड़ दे भूल जाए कल। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार मैं लॉजिकल चीज़ें बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल चीज़ें बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा भाई, पक्की बात है। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, तो छोड़ के मत जाना भाई। ठीक है, हमारा जो आपका साथ है वो हमेशा बना रहे। ठीक है भाई, चलिए भाई, देखिए लिखिए, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई? लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करती है। बातें समझ में? रिएक्शन लिखा लो भाई, रिएक्शन दिखा दो। क्या करना है भाई? Mg है, HNO3 है, क्या है? HNO3 है, क्या बनाएगा भाई? MgNO2 का होल ट्वाइस, नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाए। बातें समझ में आई? क्या हुआ भाई? हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी। आपका Mn हुआ, ये भी नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्या करेगा? तो लिख लेना भाई, क्या बनाएगा? अब जानते हो क्या बनाएगा भाई? क्या बनाएगा? नाइट्रेट बनाएगा, मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा। इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब मैग्नीज है भाई, ये Mn है, मैग्नीज है। ठीक है, ये क्या करेगा? HNO3 से रिएक्शन करेगा, मैग्नीज क्या बनाएगा? मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाता है? मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है, इसे बोलते हैं मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, बातें समझ में आ गई? ठीक है, और क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा।
हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यही बात लिखनी थी, यही बात लिखनी थी। बात हो गई, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चीज़ें हैं, तो इस बात को भाई नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना। धातु का बातें खत्म हो गई, धातु की बातें खत्म हो गई। हम बात करते हैं अब उसके यौगिकों के बारे में। यदि ये यौगिक के फॉर्म में हो गए, वही धातु यदि ऑक्साइड के रूप में हो जाए, क्लोराइड के रूप में हो जाए, तो क्या करेगा HNO3 जाके उसके साथ HNO3 क्या करेगा, जैसे सल्फाइड हो गया, क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन H2O हो गया, ठीक है, या फिर आपका H2S हो गया, Al2O3 हो गया। अब ये सारी चीज़ों से क्या करेगा वो रिएक्शन, इन्हीं की बात करता है। क्या करता है, इन्हीं की बात करता है। बातें समझ में आई, ठीक है, बातें समझ में आई। चलो लिख लो, इस बात को भाई नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना। पीछे वाली चीज़ें नोट कर लोगे तो कभी सोडियम भी दे देगा तो बता दोगे भाई सोडियम के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बातें समझ में, क्या करेगा भाई, सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये बातें ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेना भाई डी पार्ट इसी का लिख लेना। ABC लिख रहा जा रहा था, ABC लिखा रहे थे ना भाई हम। धातुओं के अंदर A पढ़े थे, जो कैसे, जैसे क्या A क्या था, और धातुओं के साथ क्या था, अधातुओं के साथ रिएक्शन थी। अब आपने पढ़ा हुआ था क्या, आपने उसी के अंदर B पार्ट पढ़ा हुआ था क्या, उप धातुओं के साथ, और आपने फिर उसी के अंदर C पार्ट पढ़ा हुआ था क्या, धातुओं के साथ। क्या कहा था, धातुओं के साथ। अधातुओं के साथ बहुत सारी धातुओं का अलग अलग रिएक्शन होती है, तो मैंने अलग अलग रिएक्शन दिखाया हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसी का D पार्ट, अपचायक यौगिकों का ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, अपचायक यौगिकों का ऑक्सीकरण। तो लिख लेना हेडिंग भाई डी पार्ट, अपचायक यौगिकों का ऑक्सीकरण। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, जिसको ना समझ में आए, वो पीछे वाला जो नया होगा व्यक्ति वो शायद ही समझ पाए, वो शायद थोड़े से कम समझे। तो शायद यदि ऐसा हो रहा है तो वो जाके पीछे वाले के वीडियो को देख लेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी वो सारी चीज़ें। लेक्चर जाके आप 14 देख लोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ पे क्या क्या बताया गया था, ठीक है। तो भाई इसमें लिखना है क्या, आपको लिखना है इसमें पहली हेडिंग डालनी है भाई, पहली हेडिंग डालनी है आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसमें भाई पहली हेडिंग डालोगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। मैंने कहा था ना क्या होता, यौगिकों का ऑक्सीकरण कराएंगे, किसका, वो अपचायक का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो HNO3 है पहले ही मैंने बताया था वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, तो ये अपचायक की तरह काम करेगा। कैसे करेगा देख लेना भाई, क्या करेगा, कैसे करेगा वो देख लेना। क्या करोगे, लिखोगे भाई HNO3 नाइट्रिक अम्ल, लिखोगे क्या, नाइट्रिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है भाई, परिवर्तित कर देता है। देखना कैसे कर देगा, कैसे करेगा, SO2 है। अभी मैं बता दूं अपचायक क्या काम करता है, ऑक्सीकारक क्या, HNO3 है। क्या है, HNO3 है। बातें समझ में, क्या भाई HNO3 है आपके पास। ये रिएक्शन करते हैं, क्या बनाएंगे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। क्या करेगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। बना लो भाई सल्फ्यूरिक, H2SO4 प्लस में NO2, क्या होगा, NO2। अब एक बात बताना, जरा भी मुझे बताना। तो अब चाय गुड़ देखना आपको, अब चाय गुड़ देखना है। अब एक बात बताना, ये सल्फर था, आप जानते हो, मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ सल्फर है, तो इसका यानी कि अपचायक होगा, जो पदार्थ अपचायक होता है, अपचायक। फिर मैं बता रहा हूँ अपचायक है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा या हाइड्रोजन को जोड़ेगा। बातें समझ, ऑक्सीजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को जोड़ेगा। जो ऑक्सीकारक होगा, सॉरी अपचायक होगा वो ऑक्सीजन को जोड़ेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। बातें समझ में, क्या होगा, हाइड्रोजन को निकालेगा
और या फिर इसको जोड़ेगा, कोई एक होगा। बातें समझ में? ऑक्सीकारक होगा, यदि वो ऑक्सीकारक होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा या फिर हाइड्रोजन को जोड़ेगा। यही बात उसका रिवर्स होगा। तो एक बात बताना, यहाँ पर सल्फर में कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है भाई? सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि ये क्या होगा, ये क्या किया था भाई, अपचायक का काम करेगा। क्या करेगा? अपचायक का। वही तो बात बोला गया था, अपचायक यौगिकों का ऑक्सीकरण, यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले एक बात समझो, ये पहले ये पदार्थ तो हो गया, क्या पदार्थ हुआ? अपचायक पदार्थ हुआ। क्या हुआ? अपचायक पदार्थ हुआ। तो एक बात समझ लेना, जिसका अपचायक, जो अपचायक का काम करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है उसका अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। वो खुद का अपचयन कराएगा तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो खुद का ऑक्सीकरण कराए उसे क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। देखो ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, तो अपचायक हुआ कि ये अपचायक का काम किया, या फिर इसकी क्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण क्रिया। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण क्रिया। बातें समझ में? यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए। यानी क्या हुआ? इसका ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक है तो अपचयन हुआ होगा, अपचयन हुआ होगा। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। क्या करना? ऑक्सीजन का निकलना। देखो निकल गया कि नहीं, यहाँ पर ये अपचायक का काम कर रहा है, ये ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। वही बात पीछे बोली गई थी। बातें समझ में? फिर से मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई आगे लिखते हैं भाई, आगे लिख लेना, आगे लिखना आप H2S के साथ अभिक्रिया। क्या करना है? H2S के साथ अभिक्रिया, ठीक है। लिख लेना, हेडिंग डालना, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। क्या करता है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फर और क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। बातें समझ में आई? क्या करता है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो लिख लो भाई, HNO3 H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है भाई? ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत करके सल्फर में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है भाई? परिवर्तित कर देता है। जैसे देखो H2S है, ये क्या करोगे? HNO3 डालोगे इसके अंदर, HNO3 डाला आपने, क्या करेगा भाई? इसको ये परिवर्तित करेगा, किसमें? सल्फर में। सल्फर में परिवर्तित करेगा, तो कर लो भाई सल्फर में, सल्फर बन गया। अब क्या बनेगा? ये होता है खुद में क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जानते हो इसके साथ क्या बनेगा? H2O जल, H2O जल बनेगा। ये तो बनने वाले, यानी क्या बन गया भाई? सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बन गया। बातें समझ में? अब देखना फिर से, यहाँ पर सल्फर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ भाई? ऑक्सीकरण हुआ। कैसे? कि मैंने कहा था ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। देखो हाइड्रोजन निकल गया कि नहीं? हाइड्रोजन निकल गया कि नहीं भाई? इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। यानी ये अपचायक का काम करेगा, ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अब लिखो FeSO4 के साथ अभिक्रिया। अब नेक्स्ट लिखना FeSO4 के साथ अभिक्रिया। हो गया ये सारी चीज़ें लिख लेना भाई। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। बस छोटे छोटे रिएक्शन पढ़ना, फटाक पढ़ते हैं भाई, फटाक अपने पढ़ते हैं अपन, ठीक है। लिखिए भाई, लिखिए क्या लिखना है? लिखोगे FeSO4 के साथ अभिक्रिया, FeSO4 के साथ, जरा इसका नाम लिख देना भाई। FeSO4 का नाम लिख लेना, नाम लिखना। क्या होता है भाई? फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट होता है। क्या होता है भाई? फेरस सल्फेट होता है। तो ये क्या करता है? HNO3 क्या करता है? HNO3 क्या करता है भाई? फेरस सल्फेट को यानी फेरस लवण को, फेरस सल्फेट को वो फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। तो लिख लेना भाई, फेरस सल्फेट को नाइट्रिक अम्ल HNO3 फेरस
सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। पीछे भी मैंने बताया था फेरस क्या होता है, फेरिक क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ भाई, तो बार बार बताने की नौबत ना आए, क्या हो, बार बार बताने की नौबत ना आए, ठीक है। तो भाई फेरस सल्फेट, आपका फेरस सल्फेट है क्या चीज़, फेरस सल्फेट है क्या चीज़, देखना भाई, यही तो है फेरस सल्फेट, इसी को बोलते हैं फेरस सल्फेट। बातें समझ में आई। इसके अंदर क्या डालना भाई, HNO3, और सल्फेट बनाने के लिए, सल्फेट और ऐड करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, H2OSO4, कोई अम्ल डालते हैं H2SO4 का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सल्फेट आयन देगा, क्या देगा, सल्फेट आयन दे देगा, रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई, फेरिक सल्फेट बनाएगा। फेरिक सल्फेट का मतलब क्या हुआ, Fe2SO4 का होल थ्राइज हो गया, होल थ्राइज हो गया। बातें समझ में आई। क्या करना भाई, Fe+2 है तो इसे बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस, और Fe+3 है तो बोलेंगे इसे फेरिक। सारी चीज़ें फिर से पीछे बताई गई, सारी चीज़ें बार बार बता रहा हूँ भाई, बार बार बताने की नौबत ना आए, ठीक है। और क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा। बातें समझ में आई, H2O, ठीक है, ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को क्या करना है, बात को ध्यान रखना। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या होगा, फेरिक सल्फेट, क्या होगा नाम, फेरिक सल्फेट। इसका नाम क्या भाई, फेरस सल्फेट, क्या नाम है, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब बात को ध्यान रखना भाई, बात को देखो, यहाँ पर फेरस सल्फेट था, इसमें किस में बदल गया, फेरिक में हो गया, यानी कि यहाँ पे ये +2 में रहा होगा और यहाँ पे ये क्या होगा, +3 में रहा है, तो बदल गया कि नहीं भाई, बदल गया कि नहीं, फेरस को फेरिक में मैंने फेरस को फेरिक में बदल दिया, किसके सारे, HNO3 और H2SO4 के साथ, सारे। बातें समझ में, क्या मिलाना पड़ता है, H2SO4 यहाँ पे मिलाना पड़ता है, तभी ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है। बात समझ गए, बातें समझ गए हो, ठीक है भाई, बातें समझ गए हो। आगे की बात करते हुए, आगे की बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, लिख लो भाई, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, क्या करता है, पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण, यानी कि लवण का निर्माण करता है, किसका करता है, लवण का निर्माण करता है, ठीक है। लिखते रहना भाई, कॉपी पेन उठाओ, लिखते रहो, क्या करना है, लिखते रहो भाई। क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लिखोगे क्या भाई, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम लवण बनाता है, क्या बनता है, पोटेशियम का लवण बनाता है, या फिर लवण का निर्माण करता है। लिखोगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखना कैसे करेगा भाई, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्या है, HNO3 है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3 होता है, ठीक है। बातें समझ में, क्या बनाएगा, और क्या बनाएगा, NO बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा भाई, I2 बनाएगा, आयोडीन गैस आयोडीन निकालेगा, और अंदर से क्या निकालेगा भाई, H2O निकालेगा, जल निकालेगा। तो जो अंडरस्टूड है अपना, क्या निकालेगा, जल, आयोडीन भी निकल जाता है बाहर, क्या करेगा भाई, आयोडीन भी बाहर निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें होती भाई, ये सारी चीज़ें होती, क्योंकि ये आयोडीन है ना, आयोडीन भी तो बाहर निकलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इसके साथ ये वाला माइनस, इसका प्लस जुड़ के क्या हुआ, एक नाइट्रेट बना लिया, लवण बना लिया, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यही फिर से टूटेगा, NO में जाएगा, फिर जल बनाएगा और आयोडीन को बाहर कर देगा। क्या करेगा भाई, आयोडीन को बाहर कर देगा, ठीक है। बात समझ गए। हाइड्रोजन आयोडाइड मत बना लेना भाई, हाइड्रोजन आयोडाइड मत बना लेना यहाँ पे, ठीक है। बातें समझ में, हाइड्रोजन कम है तो वो आयोडाइड में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कम है तो इसलिए आयोडाइड में परिवर्तित नहीं होगा, वो आयोडीन में ही रह जाएगा।
आयोडीन में ही रह जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना के HI बना लेता, क्या बनाता, HI बना लेता, ठीक है। लेकिन ये HI यहाँ पे बनेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, ठीक है। बात समझ गए, बातें समझ गए भाई, बातें आप लोग समझ गए, समझदार आदमी हो, ठीक है, समझ गए। चलो भाई क्या करते हैं, अब बात करते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, अब बात कर लेंगे यहाँ पे डी पार्ट तो हो गया आपका। अब बात करते हैं चौथे की, कार्बनिक यौगिकों के साथ। मैंने बांटा हुआ था ना, मैंने उस दिन बताया हुआ था, तो क्या बताया हुआ था मैंने, 4 तरीके से बांटा हुआ था। क्या बांटा हुआ था, 4 तरीके से, यानी आक्सीकारक के रूप में। और मैंने बांटा हुआ था क्या, आपने उष्मा प्रभाव देखा हुआ था, उष्मी प्रभाव, अम्लीय प्रभाव, और आपने क्या बांटा हुआ था, आक्सीकारक के रूप में। और चौथा मैंने बांटा था कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। अब ये जो पढ़ रहे थे आप ना, तीसरे आक्सीकारक का ही पढ़ रहे थे, ये जो अभी तक पढ़े थे ABCD ना, वो सभी के सभी आक्सीकारक तीसरे वाले का था। क्या था, आक्सीकारक पदार्थों के बारे में था। आक्सीकारक के साथ अब क्या करेगा, तो क्या करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे भाई अब कार्बनिक यौगिकों के साथ। जैसे कार्बनिक यौगिक, जैसे चीनी हो गया आपका, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें, सुक्रोज के साथ, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन क्या करेगा, तो क्या करेगा, बेंजीन के साथ अब क्या करेगा, तो क्या करने वाला है, वो बातें करेंगे। बेंजीन के अंदर क्या डाल देंगे, नाइट्रिक अम्ल डाल देंगे, तो इसका नाइट्रीकरण हो जाता है, वो बात करेगा, ठीक है, नाइट्रीकरण हो जाता है। जैसे कि आपने सुक्रोज के अंदर या ग्लूकोज के अंदर नाइट्रिक अम्ल डाल दिया, तो क्या करेगा, ये इसको ऑक्जेलेट अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, उसकी बात करेगा। बातें समझ में इस तरीके से वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वहाँ पे भी मैं कुछ बताऊंगा आपको, कुछ नई चीज़ें मैं दूंगा। अभी जो पहला ही दूंगा रिएक्शन, उसमें भी नई चीज़ दूंगा मैं, घबराओ नहीं, सारी रिएक्शन मैं दिखाऊंगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी या पढ़ने वाले होगे, क्या होगा, पढ़ने वाले होगे, तो मैं सारी रिएक्शन दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें चल रही थी उसके अंदर, क्या चीज़ें थी, तो कौन किसको परिवर्तित किया है, ठीक है। मैं बार बार कुछ नया लेके आऊँगा भाई, कुछ न कुछ नया बार बार लेके आऊँगा, ठीक है, समझ गए। चलो भाई आगे की बात करते हैं। चलिए भाई बात करते हैं अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। लिख लो, हेडिंग लिखोगे कार्बनिक यौगिकों के साथ। चौथी हेडिंग है आपकी कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया देखनी है। पहले देखना भाई, पहला ही देखना है आपको, क्या देखना है, पहला देखना है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण देखना है। क्या करना है, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण देखना है। ऑक्सीकरण भी हो सकता है, नाइट्रीकरण भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें, ऑक्सीकरण देखना और नाइट्रीकरण देखना। ऑक्सीकरण में देखना क्या क्या भाई, आपका ग्लूकोज होगा, उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल डाल दोगे तो क्या काम करेगा। तो पहला लिख लेना, इसके अंदर ए पार्ट लिख लेना। ए पार्ट जो है आपका वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में, यानी कि क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में क्या करना भाई, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में बात करता है, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन कराना। कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसका ऑक्सीडेशन कराना होगा, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण कराना होगा। जैसे ग्लूकोज दे दिया आपको, क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है, C6H12O6 होता है, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है, अपना ग्लूकोज होता है। स्ट्रक्चर जानते हो भाई, स्ट्रक्चर जानते हो, हाँ या ना कर देना भाई। स्ट्रक्चर जानते हो तो हाँ या ना कर देना, फटाक से हाँ या ना कर देना, ठीक है। क्या करता है भाई, क्या करना, हाँ या ना कर देना, ठीक है। बातें समझ में आई तो लिखना, उसमें लिखोगे क्या, लिखोगे गन्ने का रस। सभी लोगों ने देखा है गन्ने का रस भाई, सभी लोगों ने गन्ने का रस देखा हुआ ना। क्या करना, गन्ने के रस को, गन्ने के रस में क्या मिलता है भाई, गन्ने के रस में आपको क्या मिलता है, फटाक से जवाब देना, फटाक से जवाब देना। क्या मिलता है, शर्करा मिलता है। क्या मिलता है, शर्करा, शर्करा या उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है। अब या सुक्रोज,
ग्लूकोज या सुक्रोज, क्या होता है ग्लूकोज या सुक्रोज, क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, सुक्रोज को गन्ने में, या फिर ऐसे लिखो इसको, सुक्रोज या ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत या फिर ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि जो भी रहेगा वो ऑक्जेलिक अम्ल में हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला लिखो, फटाक क्या करो भाई, तेजी से ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला लिखो भाई, तेजी से आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला लिखो। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो पता चले आप ऑक्जेलिक अम्ल को जानते हो, ठीक है। तो एक मैं बात बताऊं ग्लूकोज के बारे में, यदि मैं बात बताऊं तो क्या होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। यदि मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो आप स्ट्रक्चर जानते हो, शायद आपने पढ़ी होगी, स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी होगी कभी। क्या होता है, CHOOH OH होता है, H होता है और OH होता है। इधर H होता है, H होता है, इधर हाइड्रोजन होता है और OH होता है और H होता है, इधर CH2OH होता है। क्या होता है, CH2OH होता है। ये सारी चीज़ें होती है, इसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है। सुक्रोज करोगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, इसी का उल्टा फार्मूला। सुक्रोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम होता है। सुक्रोज और फ्रैक्टोज का, सुक्रोज और ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फार्मूला एक होता है। बस फ्रैक्टोज में क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे जानते हो ना, ये इसको बात पहचानते हो कि नहीं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। ये भी एल्कोहलिक है, ये भी एल्कोहलिक है। बात है समझ में आई ना, एल्कोहलिक मतलब ना OL वाला। क्या होता है भाई, OL वाला है। और ये क्या, एल्डिहाइड यानी AL वाला। आपने IPSC नेम पढ़ा होगा तो इसमें जब ये आता तो आपने AL लगाते हो, क्या लगाते हो, अल लगाते हो। और ये आता है तो ऑल लगाते हो, क्या लगाते हो, ऑल या OL लगाते हो, यही ना। इसको क्या कहते हो, अल कहते हो, यही लगाते थे ना, वही बात है। एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह अलग होता है और OH जो होता है वो अलग होता है। क्या होता है, OH जो होता है वो अलग होता है। बातें समझ में आई। तो ये वाला ग्रुप होता है, ये जितने भी ग्रुप है, ये वाले क्या करता है, इसमें सभी में एक एक ऑक्सीजन है ना, इसको ये परिवर्तित करके ये क्या कर देता है, ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। इसका क्या करता है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, जानते हो, बिल्कुल जानते हो भाई। क्या करना है, इसमें क्या करोगे, नाइट्रिक अम्ल डालोगे तो इसका ये ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देना, अब देखना भाई, ऑक्सीकरण कराएगा ये COOH, यानी एक कार्बन के पास, देखो अभी एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, एक कार्बन के पास यहाँ पे कार्बन है। एक बार जो ये कट है ना, यहाँ पे कार्बन है, लिखा नहीं गया भाई। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा हिंडेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हिंडेड स्ट्रक्चर होता है। हिंडेड का मतलब समझते हो ना, हिंडेड का मतलब कार्बन छुपा होता है, वो कॉर्नर पे होता है। क्या होता है, कॉर्नर, हर कट पे कार्बन होता है, ठीक है। कभी कार्बनिक में जाओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब देखना ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। बातें समझ में आई। ये इसके अंदर परिवर्तित कर देता है, क्या करता है, इसमें परिवर्तित कर देता है। और तो जानते हो, और सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड है भाई, और सारी चीज़ें इनके साथ क्या है, अंडरस्टूड है और H2, ये तो सारी चीज़ें अंडरस्टूड है बातें, ठीक है। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। ये इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर देखो, एक कार्बन के पास दो ऑक्सीजन, ये कार्बन के पास दो ऑक्सीजन। किसी भाई कार्बन के पास दो ऑक्सीजन थे, नहीं थे, यानी कि एक एक ऑक्सीजन सबके बढ़ गया ना भाई, एक ऑक्सीजन बढ़ गया कार्बन के प्रति ना, तो कहेंगे इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप क्या बोलोगे भाई,
ऑक्सीकरण। क्या करोगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है भाई, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया किसमें? ऑक्जेलिक अम्ल में। इसको लिख लेना ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल है। बातें समझ में? इस तरीके से लिख लो भाई, इस तरीके से लिख लो। यदि मैं ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला बनाऊं, स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देख लेना भाई किस तरीके से होता है। एल्डिहाइड ग्रुप है, दो एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं, ये वाले फार्मूले होते हैं, देख लीजिए। आपने शायद कभी देखा होगा, तो शायद इस चीज़ को पहचानते होंगे, इस चीज़ को पहचानते होंगे। बातें समझ? इस तरीके से होता है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को आप क्या बोलते हो भाई? इसी को आप बोलते हो, इसी को बोलते हो आप क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। इसी को ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, ये वाला। ठीक है, बात समझ में? इसी को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, OOH दिखाते हैं, OOH, OOH इसे बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपने आईपीएससी पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कार्बनिक में पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें बताई गई होगी कि आईपीएससी भी पढ़ोगे तो भी सबसे मेनली तो आईपीएससी में ही आ जाता है। कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा इसको, कि ये क्या होता है भाई? क्या होता है? अपना क्या होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक साथ जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसे ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है। बैलेंस करते रहना भाई, बैलेंस करते रहना अपना, जिस तरीके से बैलेंस करना हो। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बातें समझ गए हो? ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं अब नाइट्रिक अम्ल देख लेना। दूसरा इसमें बी पार्ट देख लेना, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण करते हैं। तो नाइट्रीकरण कर जानते हो, बेंजीन का नाइट्रीकरण कराया जाता है, जानते हो? चलो मैं नाइट्रीकरण का यही भी एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे कराई जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखते रहना भाई, सारी चीज़ें लिखते रहना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नई नई चीज़ें दिखाऊंगा आपको हर जगह भी। ये तो भाई क्या आपका इनऑर्गेनिक की चीज़ें चल रही, फिर भी इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बातें समझ में आई? चलो बी पार्ट की बात है। नाइट्रीकरण क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? नाइट्रीकरण करते हैं। लिख लो, बी पार्ट लिख लो इसका। एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, नाइट्रीकरण कराने का मतलब होता है HNO3 देना। अब एक बात समझ लेना, नाइट्रीकरण का जो HNO3, अब नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 देना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जो नाइट्रीकरण होता है वो हमेशा और हमेशा किसके उपस्थिति में होता है? H2SO4 के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में? H2SO4 के उपस्थिति में होता है। ये दोनों मिला के नाइट्रीकरण कराते हैं। क्या कहता है? नाइट्रीकरण। और कराओगे तो ये इसकी उपस्थिति होती है। क्या कहता है? ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उपस्थिति होती है केवल, काम ज़्यादा नहीं है इसका, कोई जुड़ता नहीं आके इसका, कोई काम नहीं करता, बस ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है, वहाँ पे उपस्थित रहता है। ठीक है, जुड़ता यही है। तो जुड़ेगा क्या? इसका जो भी होगा, कभी भी ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ का आप नाइट्रीकरण कराओगे तो उसमें से जो जुड़ेगा वो NO जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? NO2 जाके किसी से जुड़ जाएगा। बातें समझ में आई? बातें समझ गई? बातें समझ में? इसे बोलते हैं नाइट्रो। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं, इसे नाइट्रो बोलते हैं। बातें समझ में? अभी मैं बेंजीन के साथ कराऊंगा तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। यदि मैं किसी एथेन के साथ एथिल एल्कोहल के साथ कराता तो एथो बेंजीन नाइट्रो बेंजीन हो जाता है। नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो के साथ कुछ भी लगा दो, वो नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो कुछ भी कर दो, वो नाइट्रो के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में? बातें समझ में? इस तरीके से अभी दिखा रहा हूँ मैं, इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात समझ लेना, किसके साथ उपस्थिति में होगा? ये H2SO4 की उपस्थिति में ही होने वाला है। इसी बात को लिख लो भाई, इसी बात को भाई लिख लो। क्या लिखोगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या लिखोगे? लिखते रहना भाई, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रीकरण कराया जाता है। लिखोगे सांद्र H2SO4, ये होता है सांद्र, होता है H2SO4 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रीकरण कराया जाता है। नाइट्रीकरण
क्या किया जाता है भाई, नाइट्रीकरण कराया जाता है। बात को ध्यान रखना, बात को ध्यान रखना, H2SO4 की उपस्थिति में ही कराया जाएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे बात कर सकता हूँ भाई बेंजीन के नाइट्रीकरण कराने पर, क्या कर लो भाई, बेंजीन का नाइट्रीकरण करा लेते हैं। क्या होता है बेंजीन, क्या होता है फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका क्या कराओगे, नाइट्रीकरण कराओगे, HNO3 आपने दिया, किसकी उपस्थिति में, H2SO, सांद्र H2SO4 लिख लो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये क्या कराएगा भाई, C6H5NO बन जाएगा, क्या करेगा, NO2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब एक बात को ध्यान रखना, इसका एक हाइड्रोजन निकलता है, इसका NO2 ग्रुप आता है और इसके साथ जुड़ जाता है। क्या होता है, NO2 ग्रुप आता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अभी मैं इस स्ट्रक्चर को, इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, ऐसे, इस तरीके से। ये होता है आपका बेंजीन, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन। हिंडेड स्ट्रक्चर भाई, हिंडेड स्ट्रक्चर है। बात ही समझ में, आप देखना, आगे देखना, आगे देखना। ये क्या होता है, HNO3, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं भाई, कौन कौन से ग्रुप है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, आप तो जानते ही हो स्ट्रक्चर। बातें समझ में आई, कुछ इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके से। अब क्या करता है, इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये क्या करता है भाई, इसका मतलब ये वाला भाग इधर जाता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसका यदि मैकेनिज्म मैं दिखाऊं तो इधर जाएगा। इसका डबल बॉन्ड क्या करता है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, अब क्या काम करता है, H2SO4 का भी काम देख लेना, क्या करना है, उसका काम देख लेना। ये इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा भाई, यदि मैकेनिज्म में, यदि क्रियाविधि दिखाऊं तो ये डबल बॉन्ड टूटा, यदि ये भाग नाइट्रोजन का यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इसका इधर चला गया, तो ये क्या हुआ, O- बना लिया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, इसका जो डंडा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब समझते हो, देखो एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी ओर जाना। क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर होना, जिधर एरो लगी होती है उसकी तरफ जाना, पक्ष से आगे अग्र की दिशा में जाना होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो माइनस बना लेगा भाई, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस बनाता है, तो यानी कि ये क्या हुआ भाई, इसके ऊपर ऋणात्मक बनेगा। और ऋणात्मक डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इसका डबल बॉन्ड वाला क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बन गई, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये नाभिक स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। बातें समझ में आई। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, क्यों, यहाँ पे धनात्मक बना, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे तैयार होगा। ये इलेक्ट्रॉन की कमी, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ऑक्सीजन वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे देगा फटाक से। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर फिर से बॉन्ड बन गया भाई, इसका इधर OH, इधर ये उपसहसंयोजी बंध का बंध है। बातें समझ में, ये बन के तैयार हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। एक कार्बन दिया, यहाँ पे जुड़ गया, तो ये वाला खाली हो गया, यहाँ पे धनात्मक होगा। क्या होगा भाई, धनात्मक होगा, और ये वाला बॉन्ड जैसे का तैसा रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करेगा। अब क्या काम होगा भाई, ये क्या काम करेगा, जो अब यहीं पे ये H2SO4 काम करता है, H2SO4 यहाँ पे काम करता है। क्या, सांद्र है तो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा तो फटाक से क्या बना लेगा भाई, H+ बनाएगा। क्या बनाएगा, H+। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ये वाला ऑक्सीजन आपका इसका ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण, ये ग्रहण करता है। क्या, इधर देखना, सॉरी एक मिनट, इधर ये वाला नहीं, ये वाला इसके पास लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर है। ये क्या करेगा, फटाक से इसके पास आएगा, ऑक्सीजन को लेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा। लोन पेयर भाई, हाइड्रोजन को लेगा, फटाक से क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH,
अब देखना H2 हो गया तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए तो धनात्मक आएगा, ये ऋणात्मक हो गया, ये क्या हुआ ऋणात्मक हुआ, और ये क्या हुआ भाई इधर चला गया। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या करता है, इधर से बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड इधर आता है, फिर ये बॉन्ड क्या करते हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं, एक हाइड्रोजन मिलता है इसके साथ, फिर से रिएक्शन करता है और बना लेता है कुछ इस तरीके से। ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये वाला बॉन्ड उधर जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये धनात्मक खत्म होगा इसका, इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा। बातें समझ में, इसी को बोलते हैं NO2। क्या बोलते हैं, NO2 बोलते हैं, जुड़ा हुआ NO2 बोलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन NO2 C6H5NO2। ये मैकेनिज्म में ज़्यादा काम नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा था, क्या रहा था मैं इसको सिर्फ दिखा रहा था। ऑर्गेनिक में जाओगे तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बातें समझ में आई, इस तरीके से रिएक्शन होती भाई। ज़्यादा इस पर गौर मत करना, ज़्यादा इस पर गौर मत करना। क्या करना है भाई, एक समझ लेना कि इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर H2SO4 का यही काम था, प्रोटॉन देना, प्रोटॉन का देना। यदि मैं बात करूँ, यदि कोई बात पूछे यहाँ पर H2SO4 का क्या काम भाई, यहाँ पर कोई काम दिख रहा है क्या, रिएक्शन में अभी तक कोई काम दिखा क्या, इसका क्या होता है HNO3, इसका NO2 आएगा, इसके साथ ही इसका एक हाइड्रोजन हटाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, उधर जल बना के तैयार होगा, ये जल बना के तैयार हो जाएंगे भाई, जल बना के तैयार हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, जल बना के तैयार हो जाएंगे। बातें समझ में आई, जल भी साथ में बनेगा। तो एक बात बताओ फिर H2SO4 का काम क्या हुआ भाई, इसके अंदर H2SO4 का कोई काम दिखा नहीं दिखा, लेकिन क्या दिखता है भाई, जब मैकेनिज्म कराओगे, क्रियाविधि कराओगे तो देखोगे प्रोटॉन की कमी पड़ेगी, यानी हाइड्रोजन आयन की कमी पड़ेगी, तो ये हाइड्रोजन आयन यही देगा, H2SO4 हाइड्रोजन आयन देगा जो कि बैलेंस करेगा। बाद में निकाल देगा वो अलग बात है, लेकिन बात पहले वही देगा। क्या करेगा, पहले वही देगा। ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए। अब बात करते आगे निर्जलीकरण में। क्या करेंगे, निर्जलीकरण में भी काम करा सकते हो उसका। निर्जलीकरण कराने का मतलब समझते हो, पानी को निकालना। मैंने पहले बताया निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी को निकालना। पानी को निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लगा सकते हो, फास्फोरस ऑक्साइड लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन फास्फोरस ऑक्साइड हर जगह नहीं लगाते, कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड लगाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कैल्शियम ऑक्साइड तो वैसे रिएक्शन करता है। बातें समझ में, ये कुछ और बना लेते हैं इसलिए डर लगता है। ठीक है, लेकिन PO4 जो है, PO4 O10 है, वो इसका काम कर सकते हो। यानी कि HNO3 है आपके पास। निर्जलीकरण के लिख लो, एक नई हेडिंग लिख लो, निर्जलीकरण कैसे कराते हैं। HNO3 का निर्जलीकरण तो लिखोगे निर्जलीकरण, यानी पानी का निकालना। क्या करना है, पानी का निकालना। देख लेना, रिएक्शन देख लेना भाई, HNO3 है, इसके अंदर से पानी निकालना। क्या लगाओगे, P4O10 लगाओ। क्या कराओगे, P4O10 लगाओगे, ये रिएक्शन करता है और फटाक से क्या बनेगा, फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। क्या करेगा, फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। क्या भाई, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हो तो ये क्या करता है भाई, फास्फोरस अम्ल बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है भाई, हाइपोफास्फोरस अम्ल बनाता है, हाइपोफास्फोरस अम्ल बनाता है और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इसे हाइड्रोजन क्या कहते हैं, इसे हाइपोफास्फोरस अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोफास्फोरस अम्ल बोलेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, बातें आप लोग समझ गए हो। ये सारी चीज़ें तो आपकी बातें हो गई, ये बातें ख़त्म। ये जिनके भी इतने रासायनिक गुण थे ना, वो सभी के सभी ख़त्म हो गए। रासायनिक गुण आपके ख़त्म हो गए। अब आपको पढ़ना है इसका उपयोग। क्या पढ़ना है भाई, उपयोग पढ़नी है और संरचना पढ़नी है। 2 ही टॉपिक पढ़नी है इसके, 2 टॉपिक, फिर खत्म बात खत्म। ये इसका खत्म हो जाएगा, फिर इसके चलेंगे हम। इसके क्या चलेंगे भाई, इसके चलेंगे ऑप्शनल चीज़ें, जो आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं उनकी मैं बात करूँगा। आगे मैं बात करूँगा इनके क्वेश्चन के ऊपर, जब उपयोग और संरचना खत्म हो जाएंगी तब। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे चलिए बात करते हैं। अब डाल दो हेडिंग भाई, हेडिंग डालो उपयोग। क्या डालो भाई, उपयोग।
उपयोग डाल देना भाई। उपयोग क्या क्या कर सकते हो, तो पहला उपयोग लिखोगे, क्या पहला उपयोग लिखोगे भाई, पहला लिखोगे नाइट्रिक अम्ल विस्फोटकों के रूप में होता है। क्या होता है, विस्फोटकों के रूप में होता है। लिखो, पहला लिखो विस्फोटक पदार्थ के, नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक जैसे विस्फोटक में कौन कौन से भाई, विस्फोटक में कौन कौन से पदार्थ, जैसे TNT हो गया, क्या हो गया, जैसे TNT एक TNT पदार्थ हो गया। और क्या होता है भाई आपका डायनामाइड, और आपका क्या हुआ भाई, आपका डायनामाइड हो गया। और क्या पदार्थें आती हैं, और क्या पदार्थ आते हैं भाई, नाइट्रोग्लिसरॉल हो गया, पिक्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। क्या हुआ, गन कार्टन आदि। या फिर लिख लो, आगे लिखना हो तो लिख लो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, ठीक है, आदि। ठीक है, बातें समझ में। जैसे नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक में कैसे, जैसे काम करता है TNT, डायनामाइड और गन कार्टन, पिक्रिक अम्ल आदि, इन सब तरीके से, या फिर आपका ग्लिसरॉल हो गया, इन सब कुछ चीज़ों को बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ये सभी विस्फोटक होते हैं। ये क्या होते हैं, TNT हो गया, डायनामाइट हो गया, और गन कार्टन जानते हो ना, जो गन में कॉटन की तरह वो भरी रहती है अंदर, जो वो क्या कहते हैं, वो विस्फोटक होती है भाई, उसी की बात करता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल हो गया आदि, इन सब को क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं। जितने भी होते हैं वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, और यही सब विस्फोटक में यूज किए जाते हैं। बातें समझ में आई। इन सब का क्या करता है भाई, उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं उर्वरक में भी इस्तेमाल किया जाता है भाई। उर्वरक में जैसे क्या भाई, पोटेशियम नाइट्रेट और कामा करके कैल्शियम नाइट्रेट आदि पोटेशियम उर्वरक के रूप में हो गया भाई। और आगे क्या बात करते हैं भाई, आगे बात कर रहेंगे जैसे कृत्रिम रेशे, रंग, औषधि, इत्र आदि के निर्माण में। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशम, कपड़े, इत्र आदि के निर्माण में। ठीक है, क्या करते हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, वो विस्फोटक के रूप में, जैसे विस्फोटक में क्या क्या हो सकता है, TNT होता है, डायनामाइट, गन कार्टन, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है भाई, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, इन सब के बारे में क्या करता है वो, नाइट्रोग्लिसरॉल हो गया, नाइट्रोग्लिसरॉल की बात रूप में ये काम करते हैं, ये सभी विस्फोटक होते हैं। कब, उर्वरक के रूप में। उर्वरक क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट आदि, इन सब के बारे में करता है। जैसे अमोनिया हो गया, क्या कहते हैं उसको, आपका पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे पोटास होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे पोटास कहते हैं। ठीक है, बात है उनके उपयोग में किया जाता है। और कृत्रिम रेशम बनाने के उपयोग में, कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है। और क्या बनाया जाता है, इत्र आदि के निर्माण में किया जाता है। क्या करते हैं, इत्र भी कैसे, ये पोटेशियम, ये क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में। दूसरा लिख लेना भाई, दूसरा लिखोगे। दूसरा क्या है भाई, आपका दूसरा जो होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिखोगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, क्या करते हैं, अभिकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम इसे। ठीक है,
प्रयोगशाला में। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। अब आगे बात करते भाई तीसरे की बात करते हैं। तांबा, कांसा और पीतल के बर्तनों में डिजाइन खोदने के लिए धातुओं के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि क्या करते हैं भाई, इनका तीसरा लिख लेना, तांबा हो गया, चांदी हो गया, तांबा यानी कॉपर, चांदी आदि जैसी धातुओं के डिजाइन में ठीक है, डिजाइन में जब डिजाइन कराई जाती है ना तो वहाँ पर क्या होता है, खोदने के लिए उन्हें थोड़े से नरम किया जाता है। तो क्या करते हैं वहाँ पे विलायक लगाते हैं, विलायक लगाते हैं तो वो विलायक नाइट्रिक अम्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। चौथी की बात करते हैं भाई, तो लिख लो, चौथी लिख लो, चांदी तथा, चौथा लिख लो, चांदी तथा गोल्ड के यानी सिल्वर तथा गोल्ड के, सिल्वर तथा गोल्ड AU के शोधन में क्या करते हैं भाई, जब इनका शोधन कराते हैं यानी शुद्ध कराते हैं तब उस समय हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, उस समय इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से इनका उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से इनका उपयोग करेंगे। अब बात करते भाई इनका उपयोग तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक समझते हो ना भाई, जो रिएक्शन कराता है, जो रिएक्शन को कराता है, प्रोसीज कराता है, उसी को अभिकर्मक करते हैं। तो क्या करता है भाई, नाइट्रिकरण करा दो, बेंजीन का नाइट्रिकरण कराना है तो क्या करते हो भाई, नाइट्रिक अम्ल देते हो ना, नाइट्रिक अम्ल देते हो ना। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल जो है अभिकर्मक के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है, अभिकर्मक के रूप में काम कर रहा है। उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं अभिकर्मक। यानी प्रयोगशाला में काम किया जाता है भाई, प्रयोगशाला में भी कर सकते हो, औद्योगिक विधि में भी कर सकते हो। ठीक है, बातें समझ में, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनकी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब चांदी और आदि के क्या करते हैं, डिजाइन के रूप में, डिजाइन के रूप में जो ना जब डिजाइन खुदाए जाते हैं ना, जो देखते हो कभी कभी बर्तनों पे क्या डिजाइन बनाए रहते हैं, वो लगता है पेन से बनाए होते हैं, लगता है ना कि पेन से बनाए होते हैं, कि ऐसी कोई पेन है जो कि उसके ऊपर चली हुई है, अंदर तक खोद के बनाई हुई, खोद के बनाती है ना। तो उनके जब विलायक होते हैं, क्योंकि पानी लगाते हैं ना, वहाँ पे पानी नहीं लगाते, हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल लगाते हैं, जिससे वो थोड़ी सी उसकी स्किन होती है ना सॉफ्ट हो जाती है और वहाँ पे खोदना आसान हो जाता है। क्या होता है, खोदना आसान हो जाता है। बातें समझ में आई। और इसके बाद क्या होता है, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। गोल्ड और सिल्वर के रूप में क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के रूप में आपका क्या होता है, शोधन के रूप में। यानी इसका जब शोधन किया जाता है, ये अशुद्ध हो जाते हैं, तो इनका शोधन जब किया जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। भाई इसकी संरचना की बात करते हैं, बने रहना भाई, बने रहना। क्या करना, अब संरचना को देख लेते हैं भाई, संरचना कैसी होती है, जो मेन है इसका। ठीक है, जो समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़ के आई है। संरचना, आपने उपयोग, इसका संकरण निकालना, इसका कोड निकाला, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के आए हो। ठीक है, जरा मुझे ये बताना, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, जरा आप लोग निकाल के बताना मुझे। क्या करना, निकाल के मुझे बताना, फटाक से निकालना भाई, कोई चूकेगा नहीं। क्या करेगा, कोई चूकेगा नहीं। फटाक से मुझे बताना कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका, जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसमें नाइट्रोजन का संकरण क्या होने वाला है, नाइट्रोजन का संकरण क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे बताओगे। फटाक से कमेंट बॉक्स करो भाई, फटाक से, मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स करो आप लोग, क्या करो, कमेंट बॉक्स करो आप लोग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना संरचना। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप लोग लिखे हुए, फटाफट लिखना संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखो भाई, इसका लिखोगे क्या, पहले तो मुझे संरचना बताओ, इसकी क्या बताओगे, नाइट्रेट आयन की, या फिर इसका यह क्या कहते हैं HNO3 का, HNO3 के नाइट्रोजन का आप संकरण बताओगे। क्या बताओगे, संकरण बताओगे। तो लिखोगे भाई नाइट्रोजन की संरचना, लिख लेना, नाइट्रेट आयन या नाइट्रिक अम्ल की संरचना, नाइट्रिक अम्ल की संरचना, संरचना क्या होती है भाई, क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। क्या होती है, त्रिकोणीय। तथा इसमें
नाइट्रोजन का संकरण sp2 होता है। ठीक है, क्या होता है? sp2 होता है। बातें समझ में क्या होता है भाई? sp2 होता है। और तथा इसका कोड 130 अंश होता है। क्या होता है? 130 अंश होता है, लगभग 130 या 120 के लगभग होता है। क्या होता है? 120 होता है। ठीक है, इधर देखना, अब इधर देखना, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है, HNO3 है। फटाक से बताना क्या था, संकरण सबका आया था सही, ये है, यही होता है। अब नाइट्रोजन को निकालना, तो आप जानते हो नाइट्रोजन को यहीं से निकाल सकते हो या फिर आगे थोड़ा सा तोड़ लेना। क्या करना? नाइट्रोजन को तोड़ लेना। आप स्ट्रक्चर जानते हो भाई, ये स्ट्रक्चर जानते हो, यही जानते हो ना। तो एक बात है ना, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर है तो इसको तोड़ लो, यही तो जुड़ा हुआ है। यही लोग क्या कहें, ऑक्सीजन से जुड़े, जो जुड़े हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन H+ बना और NO3- बना, यही बनता है। यदि NO3 या नाइट्रेट का मैं निकालूं, यही तो नाइट्रोजन से सभी जुड़े हैं, जो जुड़े होते हैं उन्हीं की बात करता है। तो नाइट्रोजन से जुड़ने का मतलब क्या होता है भाई? मैंने बताया था, संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं हम? संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? नाइट्रोजन के पहले जिसका संकरण निकालना है उसके कोषों के अंतिम कोष के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी का लिख लेते हैं। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कितने भाई? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 5 होते। कितने होते? 5 होते हैं। यदि मोनोवैलेंट परमाणु जुड़े हैं, मोनोवैलेंट मतलब एक संयोजी परमाणु जुड़ा है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। यदि द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी जुड़ा हुआ तो उसको हम जोड़ते नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ऑक्सीजन क्या होता है? द्विसंयोजी होता है। क्या होता है? द्विसंयोजी होता है, इसका मतलब डाईवैलेंट होता है। क्या होता है? डाईवैलेंट या डाईवैलेंट होता है, उसको जोड़ेंगे नहीं। अब उसको जोड़ेंगे नहीं तो उसका शून्य हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे नहीं। अब क्या होता है? यदि इसके ऊपर ऋणात्मक है, तो इसमें जोड़ देते हैं, एक जोड़ देंगे, जितने ऋणात्मक होंगे उसको जोड़ देंगे, या फिर जितने धनात्मक होते हैं उसमें से उतना निकाल लेंगे। क्या करेंगे? उसमें से उतना निकाल लेंगे। यहाँ पर ऋणात्मक है, कितने ऋणात्मक है? एक ऋणात्मक, तो एक मैंने जोड़ दिया, बटे जितना भी आएगा उसका 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। क्या होगा? 5 6 बटे क्या हो जाएगा भाई? 6/2। 6/2 को क्या करते हैं? 3। और मैंने बताया था sp2 होता है तो sp3 होता है तो sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। कितना आया? 3 आया। यानी संकरण क्या आने वाला है भाई? NO2 या HNO3 का भी कह सकते हो। ठीक है, HNO3 का संकरण क्या होगा भाई? sp3 आएगा। तो क्या कहोगे? संरचना sp3 आया तो क्या होना चाहिए? त्रिकोणीय होना चाहिए। त्रिकोणीय होना चाहिए। लोन पेयर नहीं है भाई, लोन पेयर कोई है नहीं तो क्या करेगा? लोन पेयर जब नहीं होता है तो उसका संरचना जो होती है वो क्या होती है भाई? जो संरचना होती है, लोन पेयर नहीं होता है तो उसकी जो संरचना होती है वो नॉर्मल होती है, जो रहती है। ठीक है, त्रिकोणीय का मतलब क्या हुआ? ये यही तो त्रिकोणीय हुआ। ये इधर OH हो गया। क्या हुआ? OH हुआ। और ये O हो गया, इधर क्या हुआ? O हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हो गया। ठीक है, यदि मैं इसकी में बात करूँ, इसमें मैं बात करूं, यदि मैं इस पे बात करूं, यदि मैं O का बात करूं, इस पे OH पे OH है ना, ये H है, इसमें बात करूं, इसका मैं संकरण की बात करूं तो क्या होता है भाई? 6 होता है। 6 कितने लोग जुड़े हैं? 1 लोग जुड़े, 6 एक साथ होगा, यानी कि इसका कुछ और आने वाला है। बातें समझ में आई? तो क्या होगा भाई? इसका जब मैं बात करूं तो इसके और इसके बीच में जो कोण होता है वो करीब 102 अंश होता है। कितना होता है? 102 अंश। कोई संकरण नहीं होगा, इसका कोई संकरण नहीं होगा। ठीक है, बातें समझ में आई? क्या होगा? 102 अंश होता है। और इसके बीच में बात करूँ मैं, इनके दोनों के बीच की बात करूँ तो लगभग 120 अंश होता है। क्या होता है? त्रिकोणी का 120 होता है ना, एक त्रिकोण का 120 होता है। बातें समझ में? कितना होगा? 120 अंश होगा, लगभग। ठीक है, बातें समझ में आई? क्या होगा? 120 अंश होगा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। बात समझ में आई? बातें समझ में? कितना होता है भाई? 120 अंश होता है। क्या होता है? 120 डिग्री होता है इसका कोण, इसके बीच में। ठीक है, इनके बीच में कितना होता है? 120 होता है। और इनके बीच में क्या होता है? 102 डिग्री होता है। क्या होता है भाई? 102 डिग्री का होता है। यदि मैं इनकी बंध लंबाई की बात करूँ, क्या बात करूँ? इनके बंध लंबाई की बात करूँ तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध लंबाई होती है, यानी ये बंध लंबाई की मैं बात करूँ तो इसका होता है 140.6 पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर, PM होता है। क्या होता है? पिकोमीटर होता है। बातें समझ में आई? यदि मैं इनकी बात करूँ, इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये क्या होता है? 96 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? 96
पिकोमीटर होता है। बातें समझ में, क्या होता है, पिकोमीटर होता है। इसका होता है 140.6 और इसका होता है 96 पिकोमीटर, पीएम होता है। बातें समझ में। इनकी बंद लंबाई, ये क्या है भाई, बंद लंबाई, ये बंद कोण है। तो मैं लिख सकता हूँ इधर बगल में लिख सकता हूँ बंद कोण, बंद कोण कितना होगा भाई, किसके किसके बीच में, बंद कोण नाइट्रोजन, ऐसे लिखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ये क्या है, किसके बीच में, ये क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। बातें समझ आई। तो इसके बीच में जो कोण है वो कितना है, 120 अंश है। क्या है, 120 अंश है। बात करें अब बंद कोण की बात करूँ, बंद कोण, दूसरे बंद कोण की मैं बात करूँ, बंद कोण किसके बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी, यही तो बना हुआ है। तो इसे बोलेंगे, इनके बीच में क्या है, 102 डिग्री है। क्या है, 102 डिग्री है। बात समझ में आई। यदि मैं बंद लंबाई की बात करूँ, कितनी बंद लंबाई, बंद लंबाई किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की बात करूँ तो कितना है, 140.6 पिकोमीटर। बातें समझ में, पिकोमीटर। यदि मैं बंद लंबाई किसकी मैं बात करूँ, बंद लंबाई ही है, किसकी मैं बात करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करूँ तो 96 पिकोमीटर है, पिकोमीटर। बातें समझ में। यदि मैं संकरण की बात करूँ, किसका, संकरण, क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है। बातें समझ में, क्या भाई, sp2 है। ठीक है, बात समझ गया। ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, क्या थी इसके अंदर था आपका नाइट्रिक अम्ल पूरी तरीके से ख़त्म है भाई, नाइट्रिक अम्ल पूरी तरीके से ख़त्म है। वर्ग 15 भी आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। क्या होगा, वर्ग 15 भी आपका पूरी तरीके से ख़त्म है। अब बात करेंगे हम अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इसके क्वेश्चन होंगे, इनके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, और इनके बताया जाएगा कि भाई इंटरेस्टिंग होने वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कितने कौन कौन इंपॉर्टेंट है। बातें समझ में, बोर्ड के आपके आगे आने वाले में कितने इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराया जाएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे पूरी की तरीके से। ये इंटरेस्टिंग होने वाले, इसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन पार्ट वाला है वो इंटरेस्टिंग होने वाले, मज़ेदार होने वाले। बातें समझ में आई। अब भाई आगे हम चलते हैं, इसको छोड़ के चलते हैं आपको यहीं पे, और बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि किस तरीके से हम लोग लेके आते हैं। भाई इंटरेस्टिंग वाले हैं, उसके लिए बने रहना, साथ में उसके लिए बने रहना, इनको सबको पढ़ते रहना, इनको सबको पढ़ लेना, तभी वो क्वेश्चन का मज़ा आएगा, करने का मज़ा आएगा। ठीक है, साथ साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, बातें समझ में। चलिए छोड़ते हैं भाई यहाँ पे आपको, धन्यवाद। छोड़ के चलते हैं भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में बने रहने के लिए।